हेलो फ्रेंड्स। जिस स्टार्ट करते हैं, ये जो आज का टॉपिक है वो है सर्कुलेशन, या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हो। ये है क्लास 10 बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक। लाइफ प्रोसेस का एक सब टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखें देखें ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन, the process of transporting of observed food waste product from one place to another place in body is called circulation। मतलब क्या हुआ, जितनी भी बड़ी के अंदर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जो हम खाते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब डाइजेशन के बाद, फुल्ली डाइजेशन के बाद एब्जॉर्ब विलीज के थ्रू हो जाती है और फिर वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू शेल तक भेज दी जाती है। फिर जो भी हम रिस्पायरेशन लेते हैं, सांस लेते हैं, वो लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स के बाद वो फिर ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है ऑक्सीजन और फिर वो सेल तक पहुंचती है जहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी फूड हो, चाहे वास्ट चीज़ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है। बॉडी के अंदर में वो आपका ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कहलाता है। ट्रांस सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? देखें, बेसिक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड विजल्स हो गए जिसमें आर्टरी वेन कैपिलरी आती है, प्लेटलेट्स हो गया और लिम्फेटिक सिस्टम। इन सभी को कलेक्टिवली सिस्टम कहा जाता है। किस टाइप का ये सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। यही सर्कुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को डिस्कस करते हैं। हार्ट को डिस्कस करने के लिए उसके पिक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है, बाकी टर्म इसका डिफिनीशन है। हार्ट क्या होता है? एक कोनिकल शेप का पिंक कलर का सुपेरियर ब्रॉड ऑर्गन है। कोनिकल शेप का होता है ना, कोन के टाइप का, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी, है ना, थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। और स्लाइटली टिल राइट कंटेन 4 चैम्बर, हल्का सा वो दाएं तरफ झुका होता है, टिल का मतलब, और उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपर वाले चैम्बर को ऑरिकल कहा जाता है और 2 नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहा जाता है। इसका वेट जो होता है 250 से 300 ग्राम तक होता है। मेल फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है। और हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है हार्ट के बारे में। साइज़ या डायमेंशन की बात करें तो 12 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स एक हेल्दी हार्ट होता है। और हार्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसमें इनक्लोज होता है। इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हार्ट को समझते हैं पिक्चर के थ्रू। देखें, ये है आपका वुमेन हार्ट का सेक्शनल व्यू। इसको अच्छे से समझते हैं। देखें, ये हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ये चैम्बर्स है, ये चैम्बर्स, ये चैम्बर्स, ये चैम्बर। ये आपका राइट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ओके, ये हो गया ऑरिकल और वेंट्रिकल। जो राइट ऑरिकल है ना, उसका साइज लेफ्ट ऑरिकल के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये वाला साइज, ये जो साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है राइट ऑरिकल। एक चीज़ ये ध्यान से रखना, और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक सेप्ट्रम होता है, एक दीवार होती है मेम्ब्रेन की। तो इसको हम इंटर ऑरिकल सेप्ट्रम कहते हैं। दोनों ऑरिकल के बीच का सेप्ट्रम है, इंटर ऑरिकल सेप्ट्रम कहते हैं। ये चीज़ हो गया। इंटर ऑरिकल सेप्ट्रम क्या है?
दोनों आर्टरीज, दोनों ऑरिकल को सेपरेट करने वाली वाल्व इंटर ऑरिकल सेप्टम हो गया। अब हम आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। साइज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल में साइज जो होता है, भले ही इसका थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट वाले का इसका थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर में जो कैविटी होती है ना, वो कम होती है, यानी ज़्यादा इसमें मसल्स होते हैं, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे इसको ज़्यादा सिस्टोल करना पड़ता है। तो इसका साइज़ बड़ा ही होगा, लेकिन इसके अंदर में जो कैविटी होगी, हैलो स्ट्रक्चर होगा, वो कम होता है। इसमें स्पेस ज़्यादा अंदर में होते हैं, हालांकि साइज़ इसका बड़ा होता है। ठीक है, इसका वाल थोड़ा थिकर होता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और वही उसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल को सेप्ट्रम करने वाले वाल को हम कहेंगे इंटरवेंट्रियम सेप्ट्रम। ठीक है, आगे आए। और फिर होता है क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी बड़ी में जितनी भी रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन के थ्रू CO2 गैस जो बनता है, तो CO2 गैस ब्लड में डिज़ोल्व होकर यहाँ आता है। बड़ी के ऊपर पार्ट से भी आता है, बड़ी के नीचे पार्ट से आता है। बड़ी के ऊपर पार्ट से यानी नेक वगैरह से, हेड वगैरह से आ रहा है राइट ऑरिकल में, और ये बड़ी के नीचे से, गर्दन से नीचे से यहाँ से आके गिर रहा है दोनों, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आकर गिरती है, राइट ऑरिकल में। तो ये जो विजल्स है, ये जो नस है ना, इन दोनों को कहा जाता है वेना केवा। ऊपर से आ रही तो सुपेरियर वेना केवा, नीचे से आ रही तो इन्फीरियर वेना केवा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लाके गिराती है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख रहे होगे कि हार्ट खुद एक ऑर्गन है, तो हार्ट के अंदर भी रिस्पायरेशन होता होगा। ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर गिराती है इस एंड पे, डिफरेंट पार्ट से लाकर यहाँ पे गिराती है। तो इसको कहा जाता है कोरोनरी साइनस। जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे कोरोनरी साइनस, ये क्या है? कोरोनरी साइनस क्या है? ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट वॉल इनटू राइट ऑरिकल, कोरोनरी आर्टरीज arises from aortic arc and coronary vein drain in right ventricle। मतलब डिफरेंट पार्ट से, हार्ट के डिफरेंट पार्ट से जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो यहाँ पर आकर गिरती है, और इस ओपनिंग को कहा जाता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस का मतलब हो गया हार्ट खुद की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आकर गिराती है। अब यहाँ पे आते हैं, देखें अब होगा क्या चीज़, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे एक सेप्ट्रम होता है, आप देख रहे होगे। तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को जो डिवाइड करती है थ्री मेम्ब्रेन का एक कैप्स होता है, जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्या होता है? ये दोनों को सेपरेट करती है, और ये सिर्फ अलाउ करती है कि ब्लड सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाए, यानी राइट ऑरिकल से सिर्फ राइट वेंट्रिकल में जाए, राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में ना जाए। तो ये ट्राइकस्पिड का फंक्शन है। इसी तरीके से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये बाइकस्पिड या मिट्रल होता है, ये 2 कैप्स की होती है, इसका भी वही फंक्शन है। तो ये हो गया आपको 2 तरीके का सेप्टम वाल्व जिसको कहते हैं, ये 2 वाल्व हो गए। एक होता है क्या चीज़, ये जो अब यहाँ से ब्लड यहाँ आकर गिर जाती है, उसके बाद यहाँ पर कंप्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसमें? राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद ब्लड यहाँ से भेजी जाती है लंग्स के पास, तो जिस विजल से होकर जाती है उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। किस चीज़ को ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से जाए। किस लिए ले जा रही है? प्योरीफाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए। तो ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक ले जाती है, वहाँ पे प्योरीफाई हो जाता है। प्योरीफाई होने के बाद प्योरीफाई ब्लड आपके लेफ्ट ऑरिकल में आकर गिरती है, जिस वेजल से आकर गिरती है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आई,
इसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है लेफ्ट ऑरिकल में, और ये ब्लड आकर फिर गिर जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये क्लोज हो जाएगा, ये फर्दर इधर नहीं ब्लड को जाने देगा। अब ब्लड यहाँ से जाएगी इस पाथ से होकर जाएगी। इस जो वेजल देख रहे हो ना, ये आर्टरी का ही लॉन्गेस्ट वेजल है, ऑर्टा कहते हैं, डोर्सल ऑर्टा। तो डोर्सल ऑर्टा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाने वाली एक वेजल है जो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाती है, और उसके बाद ये डिफरेंट ब्रांचेस में बढ़ जाती है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गया ऑर्टा का आपका फंक्शन। अब होता क्या चीज़ है, यहाँ पे भी एक वॉल्व लगा रहता है और यहाँ पे वॉल्व, क्योंकि हमको ब्लड को ऊपर भेजना, ऊपर से नीचे नहीं लाना है, तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है, सेमी लूनार वॉल्व, यानी इस तरीके का एक शेप का एक वॉल्व होता है, सेमी लूनार वॉल्व, जो ब्लड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको क्या करता है, पूरी तरह से रोक देता है। तो ये दोनों में, किसमें, ये वाली जो विजल दिख रही है पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाली जो विजल दिख रही है पल्मोनरी आर्टा, दोनों में सेमी लूनार वॉल्व होते हैं, जिसका एक ही काम है बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोक देना। अब यहाँ पे आखिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्यों होता है, क्यों ये सिकुड़ती है? तो इसके लिए मेरे पास नोडल टिश्यू होते हैं। नोडल टिश्यू दो तरीके के हम लोग पढ़ेंगे। एसे नोड्स, आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एसे नोड्स, आखिर ये एसे नोड्स है क्या? एसे नोड्स को हम कहते हैं साइनो ऑरिकल नोड्स, साइनो ऑरिकल नोड। अब ये क्या करेगा? इसको कभी कभी पेस मेकर भी कहा जाता है, ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, इसको हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ हार्ट भी कहते हैं, पल्सेशन सेंटर भी आप कह सकते हो। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ एसे नोड्स। अब इसका मेन काम क्या है? ये स्पेसिफिक मसल्स के बने होते हैं, ये ख़ास तरह के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है राइट ऑरिकल में, जिसका एक काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना। इम्पल्स जो जनरेट करती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें जो हो रहा फोरी में, यही जनरेट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करती है और हार्ट बीट यही बनाती है। तो यही इसका काम क्या है, जनरेट it is a specific types of muscles in right auricle produce electrical impulses and cause heartbeat, आप इसको कह सकते हो। that is SA nodes। यहीं से इम्पल्स निकलती है, यहीं से सिग्नल्स निकलती है सारे डायरेक्शंस में। तो ये हो गया आपका। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, इसका लोकेशन कहाँ पे होता है? तो इसका लोकेशन होता है सुपेरियर वेना केवा के थोड़ा सा नीचे होता है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं सुपेरियर वेना केवा ये वाली है, इसका थोड़ा सा नीचे में होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे एक और नोट्स होते हैं जिसको एवी नोट्स कहा जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चीज़, एवी नोट्स। होता क्या चीज़ है, ये जो आप सेपरेट देख रहे हो, जो इम्पल्स यहाँ से जनरेट होती है, यहाँ इसमें तो आ जाती है, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जाती है। वेंट्रिकल में जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो सेप्ट्रम होती है ना, फाइबर्स की होती है, जो रेजिस्टिव नेचर का होता है, यानी इम्पल्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर लेता है। तो इम्पल्स को नीचे वाले वेंट्रिकल में आने के लिए नए पाथ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से इम्पल्स यहाँ गेन किया जाता है, ये रेड वाला पार्ट ऐसे नोड से गेन कर लेता है इम्पल्स को, और उसके बाद नया पाथ बनाता है। आप अपर क्लास में पढ़ोगे, बंडल ऑफ हिस कहते हैं इसको। तो वो सब चीज़ यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ से इम्पल्स जनरेट किया जाता है और फिर ये अपना एक पाथ बनाती है इस तरीक़े से और इस तरीक़े से। बंडल ऑफ हिस होता है, परकंजी फाइबर होते हैं जो अपना रोल पर रहता है। तो 10th क्लास में इसको हम डिटेल्स नहीं जाएंगे, एक आपको याद रखना है एवी नोट्स भी यहाँ पे एक टर्म होता है जो इंटर ऑरिकल सेप्ट्रम के पास होती है, और ये इम्पल्स को वेंट्रिकल में भेजने का काम करती है। तो ये हो गया मेरा हार्ट के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, हार्ट क्या होता है और किस पार्ट का क्या काम है। तो ये आपने देख लिया हार्ट का। अब देखें हार्ट के बाद होता क्या चीज़ है हार्ट में। तो हार्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डबल सर्कुलेशन होता है।
ब्लड passes twice through the heart to supply one time systematic and pulmonary circulation। देखिए ये एक सिंपल पिक्चर है बनाया गया, ये हार्ट है। हार्ट में ब्लड डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट सेल से, डिफरेंट टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे होंगे? बॉडी के हार्ट के राइट ऑरिकल में जा रहे होंगे, उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल में, उसके बाद लंग्स में जा रहे होंगे। तो ये लंग्स में किस पार्ट से जा रहे होंगे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहे होंगे। लंग्स में प्योरीफाई हो गए होंगे, प्योरीफाई होने के बाद लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें भेज रहा होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? हार्ट फिर यहाँ से प्रेशर बनाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये फिर ऑर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट को सप्लाई करेगा। तो पूरे हार्ट में ब्लड को 2 बार जाना पड़ रहा है। एक बार तो जा रहा है वो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार फिर हार्ट में आया प्योर ब्लड, फिर वहाँ से निकला। तो ब्लड का 2 बार ट्वाइस पास करना, ये कहलाता है डबल सर्कुलेशन। और इस चीज़ को 2 पार्ट में हम बांट के पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इट इंक्लूड सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। देखो ये हार्ट है, यहाँ से जा रहा है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, प्योरीफाई हुआ, फिर यहाँ से आया। यहाँ तक का जो सिस्टम है, अपर वाला सिस्टम, हार्ट के ऊपर वाला जो सिस्टम है, यहाँ के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा, ये वाला पार्ट हार्ट टू लंग्स के बीच में, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट टू बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, नीचे वाला सेक्शन, ये कहलाता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इट इंक्लूड सर्कुलेशन बिटवीन बॉडी एंड हार्ट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन अकर इन women heart, a 4-chamber heart, pulmonary circulation and systematic circulation. Due to this it is called double circulation। तो डबल सर्कुलेशन हार्ट में होता है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि हमको कोई भी फंक्शन को करने के लिए प्योर ब्लड मिल जाता है। जैसे यहाँ से कौन सी ब्लड आ रही है सेल के पास? प्योर ब्लड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, और प्योर ऑक्सीजनेसिस से रिस्पायरेशन अच्छे तरीके से होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। अगर यही डबल सर्कुलेशन ना होता, एक ही ब्लड में, एक ही वेसल में ऑक्सीजनेटेड भी जाता और डीऑक्सीजनेटेड भी जाता, तो हमको ऑक्सीजन तो मिलती लेकिन प्योर फॉर्म में नहीं मिलती। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिस्पायरेशन होता, वहाँ पे एनर्जी कम मिलती, तो बहुत सारी अपने अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती और सर्वाइवल करना भी मुश्किल हो जाता। तो प्योर ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए अपने अंदर डबल सर्कुलेशन बना होता है, डेट इज बेनिफिट ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे कुछ वर्ड यूज होगा हार्ट से रिलेटेड। देखो सबसे पहला वर्ड है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन सेपरेटली इन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर रिलैक्सेशन होता है, हार्ट सिकुड़ती है, फैलती है, इस चीज़ को कहा जाता है हार्ट बीट। दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ती है, दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिकुड़ती है, दोनों ऑरिकल एक साथ रिलैक्स होती है, दोनों वेंट्रिकल। ऑरिकल का सिस्टम अपना अलग चलता है, वेंट्रिकल दोनों का अलग चलता है। ऑरिकल में सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए होता है, वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकंड के लिए होता है, और दोनों वेंट्रिकल फिर डायस्टोल करती है यानी फैलती है 0.4 सेकंड के। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है कार्डियक साइकिल। टोटल को आप ऐड अप करोगे तो 0.8 सेकंड का होता है। कार्डियक साइकिल क्या है? तो देखें, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टेकन प्लेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या हुआ? पूरी प्रोसेस हुई, राइट ऑरिकल का सिस्टोल होना, कॉन्ट्रैक्ट करना, उसके बाद बॉडी का लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में ब्लड का लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में पहुंचना, उसके बाद ब्लड का फिर लेफ्ट ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना एक हार्ट में, उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। ये 0.8 सेकंड के इक्वल होती है, जो ऊपर में चर्चा कर लिया। एक टर्म आता है पल्स। इट इज द प्रेशर वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड रिक्वायरिंग felt RT due to contraction in left ventricle. Each heartbeat generate one pulse rate and देखो पल्स क्या होता है? आपकी ब्लड यहाँ से आर्टरी में चली गई, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको सिस्टोल कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होने का इसका प्रेशर इस पर ही पड़ेगा, ब्लड अपने वाल पे प्रेशर लगाएगी।
तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर बढ़ेगा, जैसे इसमें रिलैक्सेशन होगा तो इसमें प्रेशर घटेगा। तो इसमें भी प्रेशर और बढ़ता और घटता, किसमें, नस में, विजल्स में, नस कह सकते हो या विजल कह सकते हो। तो नस में प्रेशर बढ़ता और घटता है, इस चीज़ को कहते हैं पल्स। और डॉक्टर हम लोग का पल्स जो देख के बताता है, तो 72 मिनट पर सेकंड नॉर्मल पल्स रेट होता है, और पल्स को मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप से। एक टर्म आता है ईसीजी। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द इलेक्ट्रिकल वेरिएशन इन हार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपका हार्ट में इम्पल्स किस तरीके से जनरेट हो रहा है या उसको मेज़र करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को मेज़र करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, आपके हार्ट को एक ग्राफ के थ्रू दर्शाता है। तो द ग्राफ रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। तो वो इस तरीके से शो करेगा। तो ये आपका हो गया ईसीजी। मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो ग्राफ शो करता है वो मशीन आपके हार्ट बीट के रीडिंग करने के बाद वो चीज़ कहलाता है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर पे। देखो, ये है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर क्या होता है आपने देखा होगा अपने घरों पे, और ब्लड प्रेशर मेज़र करते हुए एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट को हम समझते हैं, ब्लड प्रेशर है क्या। द लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये मेरी नस है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा। अब ये ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड जिस नस से जा रहा उस नस पे भी थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा। अगर ज़्यादा तेज़ी से ब्लड जा रहा है तो नस पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब ब्लड हल्का स्लो मैनर में जा रहा है, ब्लड कम है, तो प्रेशर इस नस पे कम होगा। तो जिस नस से गुजरता है ना, उस नस पे ही वो प्रेशर लगाता है। इस चीज़ को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, दो टाइप का होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। अभी सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है इसको समझते हैं। देखो, आपको एक चीज़ तो क्लियर पता है कि जब हार्ट में सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, खास के आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस समय इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि आर्टरीज में जब ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर को कहा जाएगा सिस्टोल। जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, ब्लड उससे निकल जाएगा तो वो रिलैक्स होगा, उस समय इसमें ब्लड का फ्लो कम होगा और इसमें प्रेशर भी इसके नस पर कम होगा। तो उस समय जो प्रेशर को उसको डायस्टोल कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज इक्वल टू 120 मिलीमीटर मरकरी mmHg। डायस्टोल क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द wall of blood vessel due to relaxation in ventricle या diastole is called diastolic pressure। it is equal to 80 mmHg। तो वही चीज़ हमने बताया, जो आपको ब्लड सिस्टोल के समय में जो प्रेशर वाल पे लगेगा वो सिस्टोलिक प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन के समय, और रिलैक्स के टाइम में जो लगेगा वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर होगा। एक छोटी सी वर्ड इसमें यूज़ होती है, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन के लिए ब्लड प्रेशर का जो रेंज होता है वो 80 से 120 mmHg होना चाहिए। ये आपका डायस्टोल है, ये आपका सिस्टोल है। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्फैग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जिस मशीन से नापी जाती है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जो बीपी मशीन आपने देखा होगा। ब्लड प्रेशर अगर 120 और 80 इसका डायस्टोल है, ये है, तो ये रेंज थोड़ा बेहतर रेंज कहलाता है हेल्दी पर्सन का। लेकिन अगर किसी पर्सन में सिस्टोल प्रेशर जो कि 120 होना चाहिए वो घट गया, 110 आ गया, या फिर 110 से कम हो गया, या फिर जो डायस्टोल प्रेशर हो गया वो 70-80 होना चाहिए, वो 70 से भी कम हो गया, बेलो हो गया, तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है हाइपोटेंशन आपको हो चुका है, यानी लो बीपी आपको हो चुकी है। उसी तरीके से
किसी का ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, 120 होना चाहिए था 140 से ऊपर हो गया, डायस्टोल 80 होना चाहिए था, 90 प्लस है, तो कहा जाएगा कि आपको हाइपरटेंशन हो गया, यानी हाई बीपी की शिकायत आपको। ओके, अब एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, दिस साउंड हर्ट एट द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, जब आपका वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है, ये आपका वेंट्रिकल है, सिस्टोल होगा, सिस्टोल का मतलब इसमें कंप्रेशन होगा, जैसे कंप्रेशन होगा तो ब्लड किस में इंटर करेगी, इसमें, और इसमें सिस्टोल होगा तो ब्लड इसमें इंटर करेगी। ब्लड इंटर करती है उस समय एक आवाज़ पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, जो साउंड का को लब टाइप का आवाज़ पैदा होती है। दूसरी तरह से एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, जब दोनों से ब्लड निकल जाती है, ब्लड इससे निकल गई यहाँ चली गई और ये से यहाँ चली गई, तो इस समय इसमें रिलैक्सेशन होता है, उस समय यहाँ से ब्लड आकर इसमें गिरती है और यहाँ से ब्लड आकर इसमें गिरती है। गिरने के टाइम में भी एक आवाज़ पैदा होती है जिसको डब कहते हैं, यानी साउंड जो हम लोग स्टेथोस्कोप से मेजर, डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से हार्ट के पास या लगा कर देखता है या बॉडी के किसी पार्ट में, तो वो लब डब का साउंड पैदा होता है। तो एक्चुअल में जो वेव जनरेट होती है ब्लड में, हार्ट में, उसका सीक्वेंस क्या है, नेचुरल सीक्वेंस, वो देखें हम लोग। देखो नेचुरल सीक्वेंस क्या है, नेचुरल सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले वेव जो जनरेट होगी, इम्पल्स जनरेट होगा, वो एसए नोड से होगा। ठीक है, एसए नोड से होगा। एसए नोड्स के बाद यही वेव आपको कहाँ चली जाएगी, एवी नोड्स के पास। एवी नोड्स के बाद ये वेव आती है बंडल ऑफ हिस के पास, यहाँ पे बहुत सारी बंडल्स होती हैं, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर इसके पास। उसके बाद ये पुरकिंजी फाइबर पे आ जाती है, नीचे वाले पार्ट पे जो रेड वाला आपको दिख रहा है पुरकिंजी फाइबर, और पुरकिंजी फाइबर के बाद इस तरफ मसल्स में और इस तरफ मसल्स में एंटर कर जाती हैं, हार्ट मसल्स में। तो वेव का जो नेचुरल पाथ है वो ये है, एसए नोड्स, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजी फाइबर, हार्ट मसल्स, वेव का ये नेचुरल सीक्वेंस है। ओके, तो ये हो गया आपका वेव। अब चूंकि हमने हार्ट को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया, हार्ट मेरा क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम के और भी पार्ट हैं, ब्लड वेजल्स। द स्टडी ऑफ ब्लड वेजल इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में हम ब्लड वेजल्स, वेजल्स का मतलब हो गया नसें, ब्लड में जितनी तरह की नसें होती हैं उसको ब्लड वेजल कहते हैं। ब्लड वेजल क्या है, ट्यूबुलर थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी, जिससे ब्लड जाती है उसी को हम ब्लड वेजल कहते हैं। तीन तरह की हम लोग ब्लड वेजल यहाँ पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आर्टरीज को डिस्कस करते हैं। कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी के अंदर में सभी जगहों पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली वेजल है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक, ये एक्सेप्शन है। बाकी सभी जगह पे आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। अब आ जाओ, जो हार्ट से निकलती है सबसे मोटी नस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं उसको ऑर्टा कहते हैं, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद वो छोटे छोटे बंचेस में बढ़ जाती है, उसको आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज फर्दर और बंचेस में फाइनल स्ट्रक्चर में टूटती है तो उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। आर्ट्रियोल्स अगर बहुत ही माइन्यूट फाइनल स्ट्रक्चर में टूटती है तो उसको कहा जाता है कैपिलरीज। तो ऑर्टा के बाद आ गया आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज। ये क्या है, फाइन स्ट्रक्चर्स में बनते हैं, सबसे फाइन स्ट्रक्चर कैपिलरीज होगा, आर्टिरियोल और कैपिलरीज। आर्टरी में क्या क्या स्पेशलिटी होती है इसके, तो इसका जो वाल होगा वो थिक होगा, 3 लेयर के वाल होंगे, थिक वाल होगा, मोटा वाल होगा, पिंक कलर का होगा। ये इसका कलर आपको विजुअल का पिंक दिखेगा। ब्लड इम्पटी आफ्टर डेथ, डेथ करने के बाद इसमें ब्लड ख़त्म हो जाती है, किसमें, आर्टरीज में। इसमें ब्लड प्रेशर हमेशा हाई होगा, नैरो लूमेन होगा, यानी इसका ओपनिंग पतला होगा। इसमें जो ओपनिंग होगा ना सिर्फ इतना सा होगा, बाकी सारी जगह पे आपके भरे होंगे, है ना। तो लूमेन इसका नैरो होता है, यानी ओपनिंग इसका पतला होगा। डिप सीते तो आपको ये बॉडी में कहाँ पे मिलेंगे, अंदर के पार्ट में मिलेंगे, आपको सरफेस पे नहीं मिलेंगे, दिखाई नहीं देंगे ज़्यादातर।
फ्लो ऑफ ब्लड इन जर्क, इसमें ब्लड जो फ्लो करेगा वो जर्क के साथ फ्लो करेगा, बिकॉज ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जुटे होते हैं जिसमें सिस्टोल होता है, तो इसमें जर्क के साथ फ्लो करता है। वेन पे आ जाते हैं, वेन को डिस्कस करते हैं। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट में गिराती है। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लाकर राइट लेफ्ट ऑरिकल में गिरा रही थी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सबसे छोटे इस तरह से आ जाए, सबसे बड़े वेन को वेना केवा कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आपने देखा होगा। वेना केवा को अगर हम छोटे पार्ट में बांटें तो वेन्यूल्स हो जाएगा, उसका छोटा पार्ट आ जाएगा कैपिलरीज, तो ये सब वेना केवा के पार्ट्स हैं। इंफीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट वेन होता है, जबकि आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरीज। इसका वाल थिन होगा एज कम्पेयर, जब कंपेयरिंग करना रहता है ना, तो इसका वाल थिक है तो इसका थिन है। डार्क रेड होगा जबकि पिंक कलर का था। इसमें ब्लड प्रेशर लो होगा जबकि इसमें हाई था। इसमें ब्लड कंटेन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी इसमें ब्लड कंटेन रहता है। स्लो मोशन ऑफ ब्लड विथ वॉल्व प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, इसमें ब्लड का फ्लो स्लो होगा क्योंकि हार्ट से ये डायरेक्ट पिंक नहीं होती, हार्ट इसमें प्रेशर नहीं बनाता, तो इसमें ब्लड का फ्लो स्लो होगा। और इसमें ब्लड बैकवर्ड डायरेक्शन में ना आ जाए इसके लिए इसमें वॉल्व भी होते हैं, जबकि इसमें वॉल्व नहीं होता। ल्यूमेन इसका वाइडर होगा, यानी इसमें ओपनिंग ज़्यादा बड़ा होगा, इसका ओपनिंग ज़्यादा होगा, जबकि इसमें ओपनिंग ऐसा होगा, इतने दूर तक, सिर्फ इतनी देर से ब्लड जा सकती है, सिर्फ इस पार्ट से ब्लड जा सकती है, क्योंकि इसमें पूरे से जा सकती है। सुपरफिशियल पोजीशन होगा, मतलब हो गया कि आप बॉडी के ऊपर पार्ट में जो भी किसी का देख रहे हो वो आप वेन देख रहे हो, बॉडी के ऊपर सरफेस आपको दिखाई दे देगी। कैपिलरीज पे आ जाओ। कैपिलरीज वही आर्टरी और वेन का ही एक फाइन स्ट्रक्चर है। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल का स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। आर्टरी से जो अगर कोई कैपिलरी बनेगा तो उसको आर्टरीलर कैपिलरीज कहेंगे, और अगर वेन से कैपिलरी बनता है, वेन का फाइन स्ट्रक्चर होता है, वेन बहुत सारे बंचेज में बढ़ती हैं तो उसको कहा जाएगा वेनुलर कैपिलरीज। ऑफ सिंगल लेयर, इसमें लेयर सिंगल होगा। एंड मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आपसे पूछा जाता है कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इसका ये है कि कैपिलरीज के से ही मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन बॉडी टिश्यू कह सकते हैं, टिश्यू एंड ब्लड के बीच। तो ये हो गया आपका 3 तरीके का ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगर ब्लड कहाँ कहाँ पे रहता है अपने बॉडी में, हम कहते हैं नॉर्मल इंसान में 5 to 6 लीटर होता है, तो वो कहाँ पे होता है ब्लड, तो ब्लड हार्ट में लगभग 8% होता है, लंग्स में एनी टाइम 12% होता है, 15% आर्टरीज में मिल जाएंगे, कैपिलरीज में 5%, सबसे ज़्यादा ब्लड आपको वेन में होता है लगभग 60%। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेटा है यहाँ पे। आ जाते हैं अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। हीमेटोलॉजी ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। ब्लड को डिफाइन किया गया होगा, ब्लड इज मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू ऑफ रेडिश कलर ट्रांसपोर्ट ऑल मटेरियल CO2, O2, excretory substance, digestive material, हार्मोन, एंजाइम, आल्सो मेंटेन वाटर एंड pH लेवल। देखो ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो मोशन करता रहता है, ठीक है, और अपने अंदर से वो डिजोल्व कर कर बहुत सारी चीज़ों को, लगभग सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। इसका मतलब ये हुआ ब्लड के बेसिकली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा कहलाती है, इसका इक्वस मीडियम, और दूसरा उसका सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ब्लड कॉर्पसेट्स कहते हैं। ब्लड बनता कहाँ पे, नॉर्मल इंसान में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, ब्लड बोन मैरो में बनता है, लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होते हैं बच्चे का तो उस समय ब्लड लीवर में बनता है। इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेट्स। प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं क्या। It is a pale yellow color fluid part of the blood. 50 to 60% consists protein, antibody, vitamins, urea, heparin, anticoagulating, and 90% of the plasma and water is water. अब ये क्या, ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, उसका इक्वस मीडियम होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट है वो ही प्लाज्मा है, हल्का येलो कलर का होगा,
ठीक है। और यह पूरे ब्लड का अगर बात किया जाए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो 50 to 60% आपको प्लाज्मा ही ब्लड में होते हैं, बाकी 40 से 50% ब्लड कार्पस्कल्स होंगे। इस प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, फाइन पार्टिकल एंटीबॉडी होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यूरिया होता है, हेपारिन। हेपारिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। एंटी कोगुलेटिंग कैरेक्टर का होता है, मतलब क्या हुआ, ये ब्लड को पतला करता है, ऐसा समझ सकते हैं। अब आते हैं तो प्लाज्मा अगर है मेरे पास तो उस प्लाज्मा में क्या होगा? प्लाज्मा में ये सब होगा, और प्लाज्मा में ये सब की अमाउंट बहुत कम होगी। 90% प्लाज्मा में वाटर ही होगा, ये कह रहा क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखा है ब्लड का जो इक्वस पार्ट है, प्लाज्मा को हम लोग देख लिया। होता क्या चीज़ है, इस इक्वस पार्ट में एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड को क्लॉट कर सकता है, जिसको हम एब्टिनोजेन कहते हैं। अगर प्लाज्मा से इस क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो ऐसे प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। सीरम क्या? प्लाज्मा एब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो आपने देख लिया इस चीज़ को। अब आते हैं ब्लड के दूसरे पार्ट को, जिसको ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगा? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। बारी बारी से सारे को डिस्कस करते हैं। देखें, सबसे पहले हम रेड ब्लड सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, रेड ब्लड सेल देखो, रेड ब्लड सेल जिसको कि इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, ठीक है। इसका शेप डिफरेंट टाइप का होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। एमएल में अगर बात करें तो इसका शेप डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बीच में इस तरह से कॉन्वेक्स टाइप का होगा। और इसका साइज जो होता है ना, WBC से छोटा होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया, लाइफ स्पेन 120 से, शेप डिस्क लाइक होगा, बाय कॉन्केव शेप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और WBC से इसका साइज छोटा होगा। अगर ब्लड कार्पस्कल्स में WBC, प्लेटलेट्स और RBC की बात करें तो सबसे ज़्यादा RBC ही पाया जाता है। 99% RBC ही ब्लड कार्पस्कल्स में के रूप में होता है। और शेप की तो बात कर ही लिया, डिस्लाइक होता है। ये कहाँ होता है? तो सब जगह होता है, लेकिन न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, याद रखना। RBC एक शेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ये सारे सेल ऑर्गेनल नहीं होते। इसमें एक पिगमेंट होता है, कलर, किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये हल्का हमको वो वायलेट, यानी वायलेट कलर का, यानी आप इसी को रेड कहते हैं, हम लोग जनरली वायलेट होता है, तो रेड कलर का दिखता है। इस रेड पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं, और इसका मेन काम क्या है? रिस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। तो हीमोग्लोबिन ही इसका रेड पिगमेंट है। कहाँ बनता है? रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनता है, और लिवर और स्प्लीन में डेड करता है, खास के स्प्लीन में ये जाकर डेड कर जाता है। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेविया RBC भी कहते हैं, ठीक है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC इज कॉल्ड हीमोलाइसिस। RBC जब स्प्लीन में जाकर डेड करता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोलाइसिस। तो ये हो गया रेड ब्लड सेल का पूरा पॉइंट्स। उसके बाद हम आपको समझाते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल। देखो, वाइट ब्लड सेल जैसा कि आपको दिख रहा है, वाइट ब्लड सेल को हम लोग दो नाम, इसका बायोलॉजिकल नेम है लिकोसाइट्स। लाइफ स्पेन 12 से 20 दिन होता है, और कहाँ फॉर्म होता है, बनता है? रेड बोन मैरो में है, स्प्लीन में बनता है, थायमस ग्लैंड में बनता है, और लिम्फेटिक नोड्स में बनता है। लेकिन डेड कहाँ करता है? तो डिस्ट्रॉय जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। कैसा शेप होता है? कोई डिफरेंट शेप नहीं होता है,
क्योंकि इसको क्या करना होता है, फेगोसाइटोसिस करना रहता है ना, तो अपने शेप को चेंज कर लेता, इसलिए इसका कोई शेप नहीं होता। हाँ, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, जबकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। इसके एक शेप की एक टाइप की बात करते हैं। लिम्फोसाइट भी एक WBC ही है। ये सबसे छोटा WBC कहलाता है, स्मॉलर कह सकते हो। और ये क्या काम करता है, तो इज ए वाइड ब्लड सेल प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस एंड इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ये क्या काम करता है, पैथोजन से हमको प्रोटेक्ट करता है, जो भी वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, एक तरह का डिफेंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और एंटीबॉडी को बनाता है। मोनोसाइट्स जो कि सबसे बड़ा सेल और कार्पोसेल से WBC का सबसे बड़ा पार्ट है, लार्जेस्ट WBC है ये फेगोसाइटोसिस करता है, मतलब एक तरह का ऑफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। मतलब कोई भी वास्ट चीज सेल के अंदर में हो, फॉरेन मटेरियल हो, उसको क्या करते थे, इनगल्फ कर लेती, खा जाती है। तो WBC एक तरह का सोल्जर्स का काम कर रहा है, डिफेंडिंग और ऑफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, इम्यून सिस्टम को बना रहा है, इम्यूनोसाइटोसिस कहते हैं। नो फिक्स शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता, बिकॉज इसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है इनगल्फ फैसिलिटी के लिए। और द बिगेस्ट सेल है जितने भी ब्लड कार्पोसेल्स में सबसे बड़ा ब्लड कार्पोसेल्स WBC ही होता है। प्लेटलेट्स पे आ जाते हैं। देखें, WBC जैसे कि वाइट ब्लड सेल वाइट कलर का होता है, रेड ब्लड सेल रेड कलर का होता है। तो प्लेटलेट्स का जो कलर होता है ना, लाइट ब्लू होता है, हल्का लाइट ब्लू। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे छोटा ब्लड कार्पोसेल्स होता है, डिस्क शेप का होता है। अगर कहीं पे मेरे पास हमको कट लग जाए या ज़ख़म हो जाए तो वो खुद से ठीक हो जाता है, कुछ दिन के बाद वहाँ पे ज़ख़म सूख जाता है। ये ब्लड इसलिए सूख जाता है ना कि ब्लड में एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, दैट इज प्लेटलेट्स। कट एंड बॉन्ड ऑटोमेटिकली स्टॉप एंड रिपेयर बाय कट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू प्लेटलेट्स। ठीक है, अगर इंसान को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो एक डिजीज़ हो जाता है जिसको हीमोफीलिया कहा जाता है। एक्सेसिव ब्लड का सिक्रेशन होने लगता है और कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। विटामिन के इज नेसेसरी फॉर सिंथेसाइज ऑफ प्लेटलेट्स इन लिवर। प्लेटलेट्स के सिंथेसाइज के लिए विटामिन के ज़रूरी है, और ये विटामिन के कहाँ बनता है, लिवर में बनता है। ठीक है, 5 से 9 डेज इसका लाइफ स्पेन होता है, याद रखना। और ये कहाँ डेट करती है, लाइक रेड ब्लड सेल की तरह ये भी स्प्लीन और लिवर में डेट कर जाती है, जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज कॉल्ड कोगुलेशन। ब्लड का जम जाना, ये प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। When bleeding occur from the blood vessel, the platelets are released thromboplastin, which form thrombin. Its thrombin convert fibrinogen protein and plasma into insoluble network of fibrous red solid mass called fibrin and clot the blood. अब ये क्या कह रहा है, आखिर प्लेटलेट्स कैसे काम करता है? तो जैसे ही कहीं पे मान लिया जाए कि ये ब्लड है, यहाँ पे कट हो गया, यहाँ से ब्लड रिलीज कर रहा है, तो जैसे रिलीज करता है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करती है, अपने अंदर से एक प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोटीन फर्दर कुछ मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शन होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या काम करता है, ब्लड में प्लाज्मा में पहले से ही फाइब्रोनेजिन क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं, इसको क्या करता है, इनसॉल्युबल नेटवर्क के फॉर्म में बदल देता है, एक नेटवर्क के फॉर्म में इस तरह से बदल देगा, और यहाँ पर जाके जाल के टाइप से इसको बंद कर देंगे, नेटवर्क के टाइप से बदल देगा, यानी फाइब्रोनेजिन को एक फाइब्रस नेटवर्क के फॉर्म में बदल देगा। इस नेटवर्क को फाइब्रिन कहते हैं, और इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है, कैसे काम करता है। तो ये हो गया आपका ब्लड कार्पोसेल्स आपका टोटल। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, ब्लड क्या फंक्शन करता है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन को पढ़ना है तब आप उसके ब्लड कार्पोसेल्स को पढ़ें, WBC, RBC, प्लेटलेट्स को। ट्रांसपोर्ट डिफरेंट मटेरियल बिटवीन वेरियस पार्ट, सही है, जिस चीज़ का भी ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है बॉडी के अंदर। लिकोसाइड एक्ट एज ए डिफरेंट फैक्टर,
डिफेंस फैक्टर। इसके अंदर में WBC का जो लिकोसाइट ब्लड में होता है वो डिफेंडिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। लिकोसाइट आपको ऑफेंसिव मैकेनिज्म स्कैवेंजर्स का काम करता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, pH वैल्यू, मिनरल्स, वाटर सब बॉडी में मेंटेन रखता है टेम्परेचर का। और कोगुलेट इंजरी रिपेयरिंग डैमेज प्लेटलेट्स की वजह से। तो एक्चुअल में इसका फंक्शन पढ़ना है, याद रखना है, तो आप WBC, RBC और प्लेटलेट्स का फंक्शन याद रखें, आपको याद हो जाएगा। और एक चीज़ कॉमन चीज़ है कि सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट इसी के थ्रू होता है। अब हम आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। सिस्टम मीन्स combination of 2 or 3 different, देखो इट कंसिस्ट ऑर्गन। सिस्टम का मतलब अकेला नहीं, 2-3 चीज़ होंगे। ऑर्गन होगा, इसमें कुछ वेजल्स होंगी, लिम्फेटिक वेजल्स फ्लूइड होगा और लिम्फेटिक वेजल्स होंगी। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीज़ होते हैं, कुछ ऑर्गन होते हैं, थायमस ग्लैंड कहते हैं जो कि लंग्स के बीच में होता है, बोन मैरो हो गया, लिम्फेटिक नोड हो गया, स्प्लीन, टॉन्सिल, ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन है। लिम्फ क्या है, एक कलरलेस फ्लूइड होता है। और लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक जो नस होती हैं, इन सभी को कलेक्टिवली लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन काम है, सर्कुलेशन में भी रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम में भी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये सब जो MS वगैरह होती है वो आपको लिम्फेटिक नोड वगैरह होती है, ये आपको WBC को बनाती है, इसलिए ये इम्यून सिस्टम में भी रोल में होता है। मेन फंक्शन लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, तो देखो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन है मेंटेन द फ्लूइड, ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। आपकी बॉडी में फ्लूइड का कम्बिनेशन 5 to 6 लीटर बनाए रखना, ये इसका काम है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना, उससे फैट को ऑब्जर्व करना, इसका काम है। तो आओ बेसिक से समझते हैं क्या है यहाँ पे। देखो ये है एक आर्टरी, और ये कोई भी ऑर्गन है, कोई भी मास है, मसल्स है। आर्टरी से क्या आ रही है भाई, हार्ट से होकर प्योर ब्लड आ रही है, इस सिस्टम पे गई। आर्टरी फर्दर टूट गई है आर्टरियोल्स में, और फिर आर्टरी और टूट गई है अपने आर्टरीलोरल कैपिलरीज में। ये सब आर्टरी का पार्ट है। तो जैसे आर्टरी में आपको पता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पतली पतली नसें जा रही हैं, पतली पतली कैपिलरीज बन गई, तो इसमें ल्यूमेन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से कुछ मटेरियल्स कैपिलरीज के वाल से बाहर निकल जाते हैं, कुछ एक्वस मीडियम, प्लाज्मा, WBC भी कुछ अमाउंट में बाहर निकल जाते हैं। जो बाहर निकल जाते हैं लिक्विड ना, इस लिक्विड को कहा जाता है क्या, लिम्फ। कुछ बाहर यहाँ से फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। अब वो बाहर निकल गए तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जाहिर सी बात है ब्लड घट गया, प्रेशर घट गया। अब ये तो होके वेन से चले जाते हैं हार्ट में, लेकिन जो बाहर निकल गया और कंटिन्यू अगर निकल रहा बाहर में लिक्विड यहाँ से, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से बहुत सारे लिक्विड छन के बाहर निकल जाते हैं। अब उस लिक्विड को वापस भेजना ज़रूरी है, वरना ब्लड में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, वो कंटिन्यू डिक्रीज करता जाएगा, यहाँ से निकलता जाएगा। तो नेचर ने एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है कि यहाँ से फिर एक नई वेजल्स निकलती हैं जो इस ब्लड को, यानी प्लाज्मा को, और इसके अंदर जो WBC, इन सबको अपने अंदर से होकर लेकर दोबारा इस वेन को दे देती हैं, और ये वेन फिर इसको राइट ऑरिकल में सीक्रेट कर देता है। तो इसी जो लिक्विड है जिसमें चीज़ है, उसी को कहा जाता है क्या चीज़, आपको लिम्फ। तो लिम्फ ये हो गया। यहाँ पर डिटेल से, अपना डिटेल से हमको नहीं पढ़ना, यहाँ पर 10th क्लास में थोड़ा सा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। आगे देखिए लिम्फ क्या होता है। तो ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वही है लिम्फ। लिम्फ एक फ्लूइड होता है जिसमें WBC होता है, लेकिन RBC नहीं होता। बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं होते हैं। हाँ, उसमें कुछ अमाउंट में, बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्लेटलेट्स हो सकता है इसमें, लेकिन RBC नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको वाइट कलर का दिखेगा ये लिक्विड आपस में।
तो लिम्फ क्या है? When blood flow into thin capillary, some amount of plasma filter out the thin capillaries is called lymph. इसी को lymph कहते हैं. It is colorless fluid containing WBC and plasma protein. इसमें हल्का सा WBC होगा, प्लाज्मा का प्रोटीन होगा. It is also called extracellular और टिश्यू फ्लूइड. ये टिश्यू पे फ्लूइड आया हुआ है, बाहर से दिखाई दे रहा है फ्लूइड के टाइप का. इट इज फॉर्म बाय डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस. जो ब्लड कैपिलरीज है इससे डिफ्यूज जो हुआ है लिक्विड बाहर जो निकला उसी से तो बना है लिम्फ. उसी चीज को यहाँ पे कहा गया है. इट इज फॉर्म बाय डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस. लिम्फ को अगर बिल्कुल इन ब्रीफ अगर डिफाइन करना हो तो लिम्फ एक ब्लड है. इस ब्लड में क्या क्या नहीं होता है? आरबीसी नहीं होता, ऑलमोस्ट प्लेटलेट्स नहीं होता, और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन नहीं होते, लार्ज साइज वाले प्रोटीन नहीं होते. अगर किसी ब्लड से इन कंपोनेंट्स को हटा दिया जाए तो ऐसे ब्लड को हम लिम्फ कह सकते हैं. तो लिम्फ का बिल्कुल शॉर्ट डेफिनेशन है. लिम्फ में कुछ गैसेस वगैरह भी होती है और 94% लिम्फ का पार्ट जो होता है वो वाटर होता है. लिम्फ में वन वे फ्लो होता है, मतलब सिर्फ टिश्यू से लेकर हार्ट तक होता है, ना कि फिर हार्ट से टिश्यू तक होगा. तो एक विजल में और लिम्फ में एक तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो. विजल में ब्लड का फ्लो होता है, एक प्रेशर के साथ होता है, इसमें प्रेशर नहीं होता है. ये वन वे फ्लो है, जबकि वो 2 डायरेक्शनल फ्लो होता है. ये सब डिफरेंस आ जाएगा. अब पॉइंट पे आते हैं. हार्ट इन ऑर्गेनिज्म. जैसा कि हम लोग के अंदर हार्ट होता है तो पैसेज में जो फिशेस होती हैं उसमें 2 हार्ट चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. हार्ट पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन उनमें जो हार्ट जो पंपिंग करता है ना, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है, ऑक्सीजनेटेड को नहीं करता. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके बाहर भेज देता है. गिल्स से वो सांस लेती है, गिल्स के थ्रू जो ऑक्सीजन इंटर करते हैं वो डायरेक्ट विजरल ऑर्गन पे भेज देती है, हार्ट को नहीं भेजती है. तो एक्चुअल में हार्ट उसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करता है, इसलिए उनके हार्ट को वेनस हार्ट भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? वेन के थ्रू. वेनस हार्ट भी कहा जाता है पैसेज में. सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है पैसेज में, सिर्फ एक ही बार होता है, दोबारा नहीं होता. एक बार ब्लड डीऑक्सीजनेटेड निकल गई, फिर वो बाहर निकल गई, उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो डायरेक्ट विजरल ऑर्गन पे जाएगा, हार्ट के पास नहीं जाता. तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़. एम्फीबियन. इसमें 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. जो वेंट्रिकल होता अनडिवाइडेड होता बटा नहीं रहता. 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल. ये 2 ऑरिकल हो गया, 1 वेंट्रिकल हो गया. इस टाइप का शेप होगा. डबल सर्कुलेशन होता होगा. आप एग्जाम्पल डाल सकते हो. रेप्टाइल में आ जाओ. रेप्टाइल में भी 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं. रेप्टाइल में भी 3 हार्ट चैम्बर्स होते हैं, देखें. लेकिन इसका जो वेंट्रिकल 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा. इसका जो वेंट्रिकल होता है ना वो डिवाइडेड होता है. देखो हल्का सा डिवाइड यहाँ से कर दिया, हल्का सा, लेकिन सटाया नहीं है, हल्का डिवाइड किया. 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल. तो रेप्टाइल में ये होता है. लेकिन अगर यही चीज़ सड़ जाएगा तो लिजर्ड के, इस क्रोकोडाइल के केस में क्या होता है, ये सड़ जाता है और सटने की वजह से एक्चुअल में 4 पार्ट बढ़ जाता है हार्ट का. तो क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है कि वो रेप्टाइल होने के बावजूद भी उसमें 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, सड़ जाता है. ऐसे को कहा जाता है. डबल सर्कुलेशन इसमें होता है, इसमें भी डबल, पैसेज में सिंगल होते हैं. एवियो मैमल्स में आ जाए. इंसान और पक्षी में किस तरह का सर्कुलेशन होता है? 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ लिया है मैमल्स में. तो ये चीज़ आपका हो गया चैम्बर्स. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. देखें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर 2 इंडिपेंडेंट पाथवे टू कैरी मटेरियल इन प्लांट. दिस आर कैरी आउट बाय वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. आपने पढ़ा बेसिक क्लास से, प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम 2 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसके थ्रू फ्लो होता है. जाइलम क्या है? जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल फ्रॉम सॉइल टू लीव्स. ज़मीन से, मिट्टी से वाटर और मिनरल को लीव्स तक पहुंचाने वाले जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जाइलम है. जाइलम टिश्यू 4 तरह की बेसिक सेल से, ट्रैकिड से, बेसल से, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा से बनी होती है. एक्चुअल में जो मेन फ्लो में कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रैकिड्स और विसल है. ये दोनों आपको सपोर्टिंग का काम करती है. ट्रैकिड विसल इन फ्लावरिंग प्लांट्स और ओनली ट्रैकिड्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रैकिड्स के थ्रू होता है, और नॉन फ्लावरिंग ट्रैकिड्स और विसल दोनों रोल प्ले करती है. ध्यान से देखें, फ्लावरिंग प्लांट्स में
ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ट्रैकिड्स और विजल दोनों करती है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ विजल्स के थ्रू होता है, याद रखना। ओनली ट्रैकिड्स इन नॉन विजल, इसमें विजल नहीं होता नॉन फ्लावरिंग में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम द रूट्स एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट से लेकर, है ना, रूट से लेकर प्लांट्स के वेरियस पार्ट तक वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करना, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। एसेंट ऑफ सैप के बारे में बहुत सारे थ्योरीज है यहाँ पर। जो सबसे स्टैंडर्ड थ्योरी है वो रूट प्रेशर थ्योरी है। The difference of soil roots concentration create osmotic pressure. Difference osmotic pressure in soil in cell sap is more than this and than the soil water. Potential gradient of cell sap is less negative than the soil and water into the air. अब इसका मतलब समझाते हैं, मेन चीज़ आप पे। एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे रूट्स एंड होती है उसके बाद एपिथेलियल शेल के बाद एक रूट्स हेयर होती है, प्रोजेक्शन, रूट्स हेयर कहा जाता है। रूट्स हेयर में क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इसके चारों तरफ पार्टिकल्स में वो कम होता है। तो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। ये यहाँ से पार्टिकल इसमें एंटर कर जाती हैं। एंटर करने के बाद ऊपर में प्लांट्स के ऊपर में लीव्स होती हैं, यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवोपरेट होता है, तो वो एक तरह से यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बनाती हैं, कंसंट्रेशन डिफरेंस बनाती हैं और इस तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू मूव करता है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू एंटर करता है जबकि अदर मटेरियल डिफ्यूजन थ्रू के एंटर करते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रांसपीरेशन, एक वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर, देखें। डिस्चार्ज ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट लीव्स टू प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर प्लांट्स के ऊपर से, अभी तो आपको बताया प्लांट्स के ऊपर से ये लीव से निकल जाना, किसका निकल जाना, वाटर का निकल जाना, लीव से वाटर का निकल जाना, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाना, यही कहलाता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का फंक्शन क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें, ट्रांसपीरेशन में 99% वाटर जो नीचे से ली जाती है वो बाहर ही निकल जाता है, सिर्फ 1% यूटिलाइज हो पाता है फोटोसिंथेसिस में। ट्रांसपीरेशन का इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सब, ये ही तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बनाती है जिससे नीचे से ऊपर मूवमेंट कंटिन्यू होता है वाटर और मिनरल का। रेगुलेट द टेम्परेचर, प्लांट्स के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। कीप द सरफेस ऑफ कीप द सरफेस ऑफ लीव यंग प्लांट वेट एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सन बर्निंग। ये प्लांट्स के सरफेस को क्या करती है, वेट रखती है, भीगी बनाए रखती है, यानी सॉफ्ट ह्यूमिडिटी बनाए रखती है आप कह सकते हो, और बर्निंग से बचाती है, धूप में बर्निंग से बचाती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इवोपरेशन जहाँ पे भी होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। फ्लोएम टिश्यू पे आते हैं। फ्लोएम टिश्यू जैसा कि आपको दिख रहा है, यह भी एक ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लीव से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी के थ्रू होता है। फ्लोएम टिश्यू 4 तरह के शेल्स के बने हुए हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फाइबर और पेरेन्कम। एक्चुअल में मेन फ्लो होता है सीव ट्यूब से, बाकी सब आपको एसोसिएटिव टाइप के काम करते हैं, हेल्प करते हैं। देखें अब यहाँ पे आते हैं, ट्रांसलोकेशन एक वर्ड आया, द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन इनसॉल्युबल फूड फॉर्म फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली बिल्कुल शॉर्ट में बोले, प्लांट्स के लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ, फूड बना, वहाँ पे उस फूड को कहाँ भेजना, डिफरेंट पार्ट्स तक, रूट को भेजना, स्टेम को भेजना, क्योंकि ग्रोथ तो सबको हो, तो सबको फूड चाहिए, तो प्लांट्स के लीफ से डिफरेंट पार्ट तक भेजना, शिफ्टिंग ऑफ फूड कह सकते हैं, ट्रांसलोकेशन है, और इसका डिफिनेशन लॉन्ग में ऐसे लिखा जा सकता है। ट्रांसलोकेशन बाय डायरेक्शन, कभी कभी फूड को ऊपर ही भेजना पड़ता है, कभी कभी नीचे ही भेजना पड़ता है। ऊपर कहाँ कहाँ भेजना पड़ता है, तो ऊपर आपको फ्लावर को, बर्ड्स को, फ्रूट्स को, नीचे कहाँ कहाँ भेजना पड़ेगा, स्टेम को, रूट्स को। इसको भेजने में एनर्जी यूटिलाइज होती है एटीपी को, याद रखना, ये एक्टिव प्रोसेस, इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, सुक्रोज लोडेड इन सीव ट्यूब, सुक्रोज सीव ट्यूब में लोड हो जाती है ऑफ फ्लोएम वाटर एंड, और साथ साथ वाटर भी इसमें लोड हो जाती है, और इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सीव ट्यूब,
जिससे इसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है एंड ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू प्लांट्स रिक्वायरमेंट। तो एक्चुअल में ट्रांसलोकेशन कैसे होता है इस बात को यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से इसमें क्या आ जाते हैं, मटेरियल आ जाते हैं वाटर के साथ और एक ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस बनता है जिसके थ्रू वो ऊपर डिफरेंट पार्ट से बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं। जाइलम और फ्लोएम में एक बेसिक डिफरेंस यहाँ बनाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इसमें होता है, इसमें आपको पता है कि फूड जो बनती है उसका ट्रांसलोकेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज जनरली पैसिव प्रोसेस क्योंकि इसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं होती, इसमें होती है जो कि अभी चर्चा कर लिया गया। यूनि डायरेक्शन होगा, हमेशा नीचे से ऊपर होगा, जबकि ये नीड्स के अकॉर्डिंग बाई डायरेक्शन हो जाती है। मेड ऑफ डेड सेल, इसके मोस्टली सेल जो होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि इसके मोस्टली सेल सिर्फ अगर फाइबर को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे लिविंग सेल होते हैं। इट ऑपरेट थ्रू क्रिएशन ऑफ नेगेटिव टेंशन, ये नेगेटिव टेंशन जब बनता है तो इसमें क्या होता है, फ्लो होता है। नेगेटिव टेंशन का मतलब हुआ एक डिफरेंस बनता है सॉइल और उसके के रूट शेयर के बीच में। इट ऑपरेट थ्रू पॉजिटिव टर्गर, ये टर्गर प्रेशर बनता है अंदर से जो पुश करती है तो उसके थ्रू होता है। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर्स को नोट्स पॉइंट के थ्रू हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया और जहाँ तक कम टाइम में हो समझाने का वो कोशिश भी किया समझाने का, और एक एक टॉपिक पे डिटेल से वीडियो बनेगा। तो ये आपका क्लास 10 का ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन टॉपिक हो गया। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और फर्दर इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक